हेलो एवरीवन, मैं गायत्री शर्मा और ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में मैंने डिस्कस किया था प्री हिस्टोरिक इरा, स्टोन एज और हड़प्पा सभ्यता के बारे में। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो है वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन। तो चलिए वैदिक एज का ये सफ़र शुरू करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे वैदिक काल से जुड़े कई टॉपिक। तो वैदिक काल जिसका कालक्रम है 1500 ईसा पूर्व से लेके 600 ईसा पूर्व तक। चूँकि सिंधु घाटी सभ्यता के समय हमने पढ़ा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1400 ईसा पूर्व के बीच में हुआ। फाइनली मतलब मोटा मोटी तौर पर देखा जाए तो 1500 या 1400 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह से समाप्त हो चुकी थी और उसके बाद आया वैदिक काल। तो वैदिक काल की शुरुआत मानी जाती है 1500 ईसा पूर्व से और ये चला है पूरा 600 ईसा पूर्व तक। ठीक है, तो वैदिक काल को भी हम लोग दो भागों में बांटते हैं। एक है ऋग वैदिक काल या अर्ली वैदिक एज, मतलब पूर्व वैदिक काल, जो कि है 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक। तो शुरू में फ़िलहाल हम इसी को डिस्कस करेंगे, ऋग वैदिक काल को। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऋग वैदिक काल में आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई, उनके बारे में जो हमें जानकारी मिली है उस जानकारी का स्रोत क्या है, वो लोग उनकी ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, मतलब वो लोग किस जगह पर आके बसे, इसके बारे में। तो ये 3 टॉपिक आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि आर्यों की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, तो आर्यों की उत्पत्ति का जो विषय है ये काफ़ी विवादास्पद है, मतलब अलग अलग इतिहासकारों ने इसके ऊपर अलग अलग मत दिए हैं। तो उसमें जो सबसे पहला मत दिया था मैक्स मुलर ने, जिन्होंने कहा कि जो आर्य हैं वो सेंट्रल एशिया से आए हैं, मतलब मध्य एशिया से आए हैं। क्योंकि उन्होंने जो आर्यों की वेदों को पढ़ा तो उसमें जो जानवर और पेड़ पौधों का जो जिक्र किया हुआ है वो मध्य एशिया के हैं। तो इससे उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि शायद ये लोग मध्य एशिया से ही आए थे। उसके बाद आचार्य दयानंद सरस्वती ने कहा कि ये लोग तिब्बत से आए। ठीक है, तो आचार्य दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो आर्य हैं वो तिब्बत के मूल निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक जी ने बताया कि ये आर्कटिक से थे, क्योंकि वेदों में कहीं कहीं पर ऐसा जिक्र किया हुआ है कि 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। तो इस तरह का जिक्र देखकर उन्होंने कहा कि ये शायद आर्कटिक सर्कल से आए हैं। एक महत्वपूर्ण हिस्टोरियन है एसी दास, उन्होंने कहा कि आर्य जो थे वो सप्त सिंधु प्रदेश से आए थे। तो सप्त सिंधु प्रदेश मतलब वो एरिया जहाँ पे पहले हड़प्पा संस्कृति विकसित हुई थी। तो ये इनका कहना है कि आर्यों की उत्पत्ति भी वहीं से है। उसके अलावा जो मैकडोनल्ड एंड गिब्स ने कहा कि जो आर्य थे वो ऑस्ट्रिया और हंगरी के निवासी थे। ठीक है, वहाँ से ये लोग माइग्रेट करके साउथ एशिया में आए, मुख्यतः भारत और अफ़गानिस्तान के इलाके में। बेल्फी ने क्या कहा? बेल्फी ने कहा कि ये रशियन स्टेप्स से हैं, मतलब रूस के स्टेप्स से। तो रूस में जो स्टेप्स घास के मैदान है उस इलाके से आए हैं। तो वहाँ का वातावरण काफ़ी कठोर होता है, तो वहाँ से लोग माइग्रेट करके साउथ में मतलब भारत की ओर चले आए। लेकिन जो सर्वाधिक मान्य मत है, जो सब मानते हैं, वो है ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया। तो यूरेशिया का जो ग्रेट स्टेप्स है ये वहाँ के निवासी है, ऐसा अधिकतर इतिहासकारों का मानना है। तो ऐसा ये लोग क्यों मानते हैं? तो इसका प्रमाण ये है कि जो मध्य एशिया से या ग्रेट स्टेप्स ऑफ एशिया से के में एक अभिलेख मिला है जो कि 1400 ईसा पूर्व का है, जिसमें 4 वैदिक देवताओं का नाम उल्लेख है। वो वैदिक देवता हैं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो ये 4 जो वैदिक देवता हैं इनका उल्लेख उस अभिलेख में है। तो इससे माना जाता है कि वो उस इलाके से थे, क्योंकि ये 1400 ईसा पूर्व के पहले का ये अभिलेख है और इसमें इन देवताओं का नाम मेंशन है। इसका मतलब कि उन लोगों का वहाँ पे जो है लिंक है। तो अधिकतर इतिहासकारों का यही मानना है कि ये ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया के ही निवासी हैं। आइए देखते हैं इस मैप में। तो इस मैप में आपको जो ये ग्रीन वाला पोर्शन दिख रहा है ये पूरा है ग्रेट स्टेप्स ऑफ यूरेशिया। यहाँ पे वातावरण बहुत ही कठोर है, मतलब कि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, बारिश भी नहीं होती है, उपजाऊ भूमि भी नहीं है। तो यहाँ पे रहना कठिन था, इसलिए ये लोग माइग्रेट करके इस तरफ आए, इंडिया की तरफ आए, और कुछ माइग्रेट करके गए यूरोप की तरफ। ठीक है, तो ये इनका माइग्रेशन दोनों तरफ हुआ है,
इंडिया की तरफ भी और यूरोप की तरफ भी। तो दोनों तरफ इन लोगों ने माइग्रेशन किया, और चूँकि यहाँ का वातावरण भी अच्छा है, गर्म वातावरण है, उपजाऊ भूमि है, नदियाँ हैं, कृषि अच्छी होती है, तो ये लोग इस तरफ माइग्रेट करके आ गए। तो ऐसा मैक्सिमम इतिहासकारों का यही मानना है कि जो आर्य थे ये मध्य एशिया या ये ग्रेट यूरेशियन स्टेप्स के रहने वाले थे। ठीक है, और एक मैप देख लेते हैं। इस मैप में आप साफ साफ देख पाएंगे कि आर्य जो है कैसे मध्य एशिया से होते हुए यहाँ पे सिंधु और उसकी सहायक नदियों वाले क्षेत्र में बसे। इस क्षेत्र को कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश। ये जो है ये अर्ली वैदिक एज में आर्यों का वास इतनी एरिया तक ही था। मतलब ऋग्वेद में कहीं भी किसी समुद्र का मेंशन नहीं है, विंध्य पर्वत का मेंशन नहीं है। तो ये लोग अभी इस इलाके में और यहाँ के इलाके तक अभी ये लोग नहीं पहुँचे थे। ये लोग सिर्फ सप्त सिंधु प्रदेश तक ही सीमित थे। तो इस सप्त सिंधु प्रदेश में कौन कौन सी नदी आती हैं? तो सिंधु और सिंधु की 5 सहायक नदियाँ चिनाब, झेलम, रावी, व्यास और सतलज, और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण नदी सरस्वती। ठीक है, ये जो यहाँ डॉट डॉट में आपको दिख रहा है, ये जो डॉट डॉट में है ये सरस्वती नदी का पाथ था। तो सरस्वती उस समय की काफ़ी महत्वपूर्ण नदी थी। ये हड़प्पा सभ्यता में भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी थी, और आर्यों की वैदिक सभ्यता में भी सरस्वती काफ़ी महत्वपूर्ण नदी है। तो ये लोग जैसा मैक्सिमम इतिहासकारों का मानना है कि ये लोग मध्य एशिया के से दक्षिणी एशिया और यूरोप की तरफ स्थानांतरित हुए थे, मतलब माइग्रेट हुए थे। 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1500 ईसा पूर्व के बीच में ये लोग धीरे धीरे करके छोटे छोटे ग्रुप्स में आके सप्त सिंधु प्रदेश में बसने लगे। ठीक है, और यहाँ पे उन्होंने अपनी एक नई सभ्यता का विकास किया। ये जो मत है कि आर्यों ने आक्रमण किया था, आर्यन इन्वेशन का जो थ्योरी है आर्यन इन्वेशन की, वो सही नहीं है, क्योंकि आर्यों ने आक्रमण नहीं किया था। ये लोग सिर्फ समूहों में आए थे और धीरे धीरे आकर यहाँ पे बसे थे। इन्होंने कभी आक्रमण नहीं किया, कभी सेना लेकर नहीं आए थे। धीरे धीरे पूरे उत्तर भारत पर इन लोगों ने अधिकार कर लिया। मतलब पहले आए वो लोग सप्त सिंधु प्रदेश में बसे, फिर धीरे धीरे उनका जो है विस्तार ये पूरे उत्तर भारत में हो गया। जब ये यहाँ पे इन्होंने अपना अधिकार कर लिया तो यहाँ के स्थानीय निवासी जो यहाँ पहले से रहते थे उनको ये दास या दस्यु कहकर पुकारने लगे, क्योंकि वो खुद को आर्य बोलते थे। आर्य मतलब, आर्य शब्द का मतलब है श्रेष्ठ। तो जब वो खुद को श्रेष्ठ बोलते थे या श्रेष्ठ ऑरिजिन का बोलते थे, तो ये यहाँ के स्थानीय निवासियों को दास या दस्यु बोलते थे। दास का अर्थ है कि ये उनको एक हीन भावना से दिखते थे, कि मतलब वो लोग छोटे हैं, तो इसलिए उनके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया दास। और दस्यु भी शब्द का मतलब होता है कि लुटेरे या डकैत या डाकू। तो इनके लिए ये दोनों ही शब्दों का इस्तेमाल ये लोग करते थे। इनकी भाषा थी संस्कृत, तो मुख्यतः ये लोग संस्कृत भाषा का ही इस्तेमाल करते थे। जैसा कि आप वेद, पुराण वगैरह, उपनिषद जो भी है ये सब हमें संस्कृत में ही मिले हैं। तो इनकी मुख्य भाषा क्या थी? संस्कृत। इस तरह से कई शतकों तक ये सप्त सिंधु प्रदेश में पहले रहे। ठीक है, पहले ये लोगों ने अपना विस्तार नहीं किया, पहले सप्त सिंधु प्रदेश में रहे। फिर हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज की वजह से या पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाने की वजह से ये लोग माइग्रेट किए, और धीरे धीरे गंगा और यमुना की घाटी में या गंगा यमुना की बेल्ट में आकर यहाँ वो लोग रहने लगे। तो यहाँ के मैदानों में आकर वो बस गए। चूँकि यहाँ की भूमि भी काफ़ी उपजाऊ थी, तो इसलिए इन्हें यहाँ आने के लिए जो है इस कारण ने विवश कर दिया, और ये अपने सप्त सिंधु प्रदेश से आगे बढ़ के गंगा यमुना की घाटी तक भी बस गए। आर्यों के बारे में हमें जो भी जानकारी मिलती है, जो भी आर्यों के बारे में हम जानते हैं, उसके मुख्य स्रोत हैं ऋग्वेद, उपनिषद और पुराण। ठीक है, तो आर्यों के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत है ऋग्वेद, उपनिषद और पुराण। इसके अलावा बहुत सारी कथाएं भी हैं जो कि प्रचलित थी, और जो हमारे महाकाव्य हैं रामायण महाभारत, उनसे भी हमें वैदिक काल की काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन मुख्य जो है वो है ऋग्वेद, सबसे प्रमुख है ऋग्वेद। उसके बाद उपनिषद और पुराणों से भी हमें वैदिक काल की जानकारी प्राप्त होती है। ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद में आर्यों के ओरिजिन, आर्यों की सभ्यता, संस्कृति, उनके पूजा पाठ की विधियाँ, मंत्र वगैरह, देवी देवता, उन सब चीज़ों का वर्णन है। उपनिषद में क्या है? उपनिषद में दर्शन है और आध्यात्म है। दर्शन मतलब फिलॉसफी, उन लोगों की फिलॉसफी क्या थी, उन लोगों के धर्म कैसा था, उसके बारे में, जीवन के बारे में उनकी फिलॉसफी, ये सब उपनिषद में लिखा हुआ है। और आध्यात्म के बारे में लिखा हुआ है। पुराणों में क्या है? पुराणों में इतिहास दिया हुआ है, उनकी वंशावली दी हुई है, दर्शन और ज्योतिष के बारे में भी है। तो
वंशावली से तात्पर्य क्या है? पुराण जो है वो टोटल 18 हैं। इन 18 पुराणों में से कुछ पुराण ऐसे हैं जिसमें कि राजवंशों की वंशावली भी दी हुई है, जैसे कि मत्स्य पुराण में सातवाहन वंश की, वायु पुराण में गुप्त वंश की और विष्णु पुराण में मौर्य वंश की वंशावली दी हुई है। तो इस तरह से जो है ये पुराण भी आर्यों के बारे में जानकारी का बहुत मुख्य स्रोत हैं। उपनिषद जो है वो टोटल है 108। अब आएंगे इनका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ज्योग्राफिकली ये लोग कहाँ कहाँ विस्तृत हुए, इनकी भौगोलिक स्थिति क्या थी। तो ऋग्वेद में कई पर्वतों और नदियों का नाम दिया हुआ है। ठीक है, ऋग्वेद में कई पर्वतों और नदियों का नाम दिया हुआ है, जिससे पता चलता है कि इन जगहों से ये लोग परिचित थे। इसका मतलब इस जगह से इन लोगों का संबंध था, और इसी से हम लोगों को आर्यों के भौगोलिक विस्तार की जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में एक नाम है हिमवंत, हिमवंत जिसका अर्थ है हिमालय। हिमवंत नाम से हिमालय को संबोधित किया गया है। और एक शब्द है मुंजावंत, मुंजावंत से हिंदुकुश पर्वत को संबोधित किया गया है। तो अभी के जो हिमालय और हिंदुकुश का क्षेत्र है वो ऋग्वेद में मेंशन किया हुआ है। इसके अलावा ऋग्वेद में कुल 40 नदियों का वर्णन है। ऋग्वेद में कुछ 40 नदियों का नाम उल्लेख किया हुआ है। इन 40 नदियों में से जो मुख्य हैं, जो सप्त सिंधु प्रदेश की मुख्य नदियां हैं, वो इन 40 नदियों में सबसे प्रमुख हैं। उनमें है सिंधु, दूसरी है वितस्ता जिसको हम झेलम नाम से भी जानते हैं। मतलब अभी जो हम नदियों का नाम जानते हैं उसका उस ऋग्वैदिक काल में उन नदियों का नाम दूसरा था। तो संस्कृत में या ऋग्वेद में नदियों का नाम अलग अलग तरह से मेंशन किया हुआ है। जो उस समय वितस्ता नाम था वो अभी इस समय हम उसको झेलम नाम से जानते हैं। अचकिनी नदी, उसको हम चिनाव के नाम से जानते हैं। विपासा, विपासा को हम व्यास के नाम से जानते हैं। परुष्णी को रावी और शतुद्री को सतलज नाम से जानते हैं। इसके अलावा और एक महत्वपूर्ण नदी जो है सरस्वती। सरस्वती इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे भी काफ़ी महत्वपूर्ण नदी थी। हालांकि यहाँ तक कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो मैक्सिमम साइट्स थी वो सरस्वती नदी के आसपास ही थी। तो उसी तरह से आर्यों के लिए भी सरस्वती नदी बहुत महत्वपूर्ण थी। ऋग्वेद के नदी सूक्त में टोटल 21 नदियों का नाम लिखा हुआ है। और ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी, जो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी है, सबसे ज़्यादा जिस नदी का उल्लेख किया हुआ है ऋग्वेद में, वो है सिंधु। सिंधु का नाम सर्वाधिक बार लिया गया है। और सबसे पवित्र नदी बोला गया है सरस्वती को। तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी थी सरस्वती। इसके अलावा गंगा का उल्लेख भी ऋग्वेद में हुआ है एक बार। गंगा का उल्लेख ऋग्वेद में एक बार हुआ है। इसका मतलब कि उस समय वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल में गंगा उतनी महत्वपूर्ण नदी नहीं थी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया मैप में कि ये लोग पहले सिर्फ सप्त सिंधु प्रदेश तक ही सीमित थे। उसके बाद धीरे धीरे ये गंगा और यमुना के बेल्ट पे आए। तो इसका मतलब गंगा जो है उस समय इनके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी। उस समय इनके लिए सबसे महत्वपूर्ण नदी थी सरस्वती नदी, जो कि सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। और सबसे ज़्यादा जिसका नाम इन्होंने उल्लेख किया है वो है सिंधु नदी। इसके अलावा गंगा नदी का नाम सिर्फ एक बार ही उल्लेख हुआ है क्योंकि ये महत्वपूर्ण नदी नहीं थी इनके लिए। यमुना का नाम 3 बार उल्लेख हुआ है। इसका मतलब कि यमुना का भी ये लोग ज़्यादा, यमुना के बारे में भी ये लोग नहीं जानते थे। इसके अलावा विंध्या पर्वत, समुद्र वगैरह, समुद्र तट, इन सब का उल्लेख भी ऋग्वेद में नहीं है। इसका मतलब इस क्षेत्र से भी ये लोग परिचित नहीं थे। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आज के लेक्चर में मैंने डिस्कस किया आर्यों का ओरिजिन, उसके बाद ये लोग और ये लोग कैसे, कहाँ तक ये लोग आए, इनका क्षेत्र क्या था, भौगोलिक क्षेत्र के बारे में डिस्कस किया, उस समय की विभिन्न नदियों के बारे में डिस्कस किया। और उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, हम लोगों ने डिस्कस किया कि आर्यों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसका सोर्स क्या है। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्यों की सोसाइटी, धर्म, दर्शन, इन सब चीज़ों के बारे में। तब तक के लिए जो है आज का क्विज़ देख लेते हैं। आज के क्विज़ में जो सबसे पहला प्रश्न है वो है आर्य शब्द का अर्थ क्या है। मतलब आर्य शब्द से क्या समझते हैं, आर्य शब्द का क्या अर्थ है। आर्य जो है वो किस जगह के मूल निवासी थे। तो मैक्सिमम इतिहासकारों ने किस जगह को आर्यों का मूल स्थान माना है। हमारा तीसरा प्रश्न है वे सर्वप्रथम भारत में किस क्षेत्र में बसे थे। मतलब सबसे पहले जब वो भारत में आए तो उन्होंने किस क्षेत्र में अपना निवास बनाया।
पूर्वकालिक आर्यों की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? मतलब प्राचीन आर्यों की जो ऋग वैदिक काल है या जो पूर्व वैदिक काल है उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? किस पुस्तक से हमें पता चलता है इसके बारे में? पूर्व वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी थी? तो सबसे पवित्र नदी किस नदी को माना जाता था वो यहाँ हमें लिखना है। वेदों में गंगा का वर्णन कितने बार किया गया है? वेद में गंगा का वर्णन कितने बार हुआ है? इसके अलावा वेदों में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? किस नदी का नाम सबसे ज़्यादा उल्लेख किया गया है? और वेदों में यमुना का नाम कितने बार वर्णित है? ठीक है, तो ये रहे हमारे आज के प्रश्न। इसके उत्तर आप लोग ज़रूर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका स्कोर क्या हुआ। अब देखते हैं पिछले दिन के क्विज को। पिछले दिन का क्विज क्या था और उसके आंसर्स क्या थे। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? दूसरा प्रश्न, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है? हमारा तीसरा प्रश्न है, पूर्णतः किलेबंद नगर कौन सा है? हमारा चौथा प्रश्न था, सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह का नाम, कौन कौन से बंदरगाह थे? विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह कौन सा है? हमारा अगला प्रश्न, एकमात्र नगर जो पृथ्वी जो 3 भागों में बटा हुआ है, हमारा ऐसा कौन सा एक नगर है जो कि 3 भागों में बटा हुआ है? सिंधु सभ्यता का अंत किस चीज़ के कारण हुआ? क्यों सिंधु सभ्यता का अंत हो गया? और सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे, उस धातु का नाम बताना है। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे जो बड़ा पुरा स्थल है हड़प्पा सभ्यता का वो है राखी गढ़ी। पहले था मोहनजोदड़ो, लेकिन खुदाई के बाद अभी राखी गढ़ी में भी खुदाई का काम जब आगे बढ़ा तो पता चला कि राखी गढ़ी जो है मोहनजोदड़ो से भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। पूर्णतः किलेबंद नगर कालीबंगन। सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह लोथर और सुक्तगेंडोर। ठीक है, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे, पोर्ट सिटीज़ थे। विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह लोथल, मतलब विश्व का सबसे पुराना बंदरगाह, प्राचीनतम बंदरगाह है लोथल। एकमात्र नगर जो 3 भागों में बटा हुआ है, एकमात्र नगर जो हमारा 3 भागों में बटा हुआ है वो है धोलावीरा। धोलावीरा जो है वो 3 भागों में बटा हुआ है। सिंधु सभ्यता का अंत पर्यावरण परिवर्तन के कारण हुआ। सिंधु का सभ्यता का अंत क्यों हुआ? तो पर्यावरण परिवर्तन के कारण। पर्यावरण में इतना परिवर्तन आ गया कि बारिश कम हो गई और उसके बाद फिर फसल भी ठीक से नहीं हो पाती थी, सूखा पड़ गया, जिसकी वजह से इन लोगों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़ा, या ये सभ्यता ही बाढ़ या भूकंप की वजह से नष्ट हो गई। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा। ये लोग लोहा को नहीं जानते थे। ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता थी, ये तांबा और कांसा जानते थे, ये लोहा नहीं जानते थे। तो दोस्तों आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि डिसलाइक क्यों किया। इस लेक्चर की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप वहां से जाके टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए और वहां से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद और जय हिंद।